हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। आज की वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चैप्टर 3 कवर करेंगे, जो कि डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एट्सेट्रा। चैप्टर 3 में कितने सेक्शन हैं? सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 तक डील करता है चैप्टर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हम कल की वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 डील करता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो व्यक्ति, उसकी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करना, ये कहता है सेक्शन 4। Any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer। कोई व्यक्ति जिसको ये विश्वास करने का कारण है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का अपराध किया जा चुका है, हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी इंफॉर्मेशन दे सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी नेबर जिसको ये जानकारी हो कि पड़ोस में कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को। सबसेक्शन 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि लोग डरते हैं कंप्लेंट करने में। नो लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल शैल बी इनकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, लोगों को डर लगता है कंप्लेंट करने में कि पुलिस का चक्कर हो जाएगा, तो सबसेक्शन 2 जो है वो उस व्यक्ति को उसके दायित्व से एक्सक्लूड कर रहा है, फ्री कर रहा है उसकी ड्यूटी से, कि ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है सबसेक्शन 1 के पर्पस के लिए गुड फेथ में, उस व्यक्ति पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल वे में समझेंगे, कोई भी पर्सन, ठीक है, नॉट ओनली द अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अग्रीव्ड पर्सन हो, कोई भी अदर देन अग्रीव्ड पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। मतलब कंप्लेंट देने का राइट सिर्फ विक्टिम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिलेटिव, नेबरहुड, फ्रेंड, डॉक्टर, सोशल वर्कर या कोई भी पर्सन दे सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास रिपोर्ट चाहते ही वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है और मजिस्ट्रेट को भेजता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पड़ोसी देखता है कि हस्बैंड वाइफ को रेगुलरली मार रहा है, वो खुद प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकता है। और सेकंड एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी डॉक्टर को पेशेंट यानी कि वुमन के शरीर पे मारपीट के निशान मिलते हैं, तो वो डॉक्टर भी रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उस व्यक्ति की कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी अगर उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है गुड फेथ में दी है। ठीक है, पर्पस क्या है इस सेक्शन का? डोमेस्टिक वायलेंस केस में अक्सर वुमन डर के मारे कंप्लेंट नहीं करती या फैमिली प्रेशर में चुप रहती हैं। इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी का कोई भी रिस्पॉन्सिबल मेंबर इंफॉर्मेशन देकर वुमेन को प्रोटेक्शन दिलवा सके। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा, कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 4 का स्कोप ब्रॉड है, ताकि प्राइवेसी ऑफ होम के नाम पे, प्राइवेसी ऑफ होम के नाम पर वायलेंस कहीं छुप ना जाए। ये एक प्रोएक्टिव सोशल जस्टिस मेजर है। चलिए सेक्शन 5 देखते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट, सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, ये हमें बता रहा है सेक्शन 5। अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या मजिस्ट्रेट who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence, or when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform the aggrieved person। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या मजिस्ट्रेट जिसको डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट रिसीव होती है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या फिर मजिस्ट्रेट उस जगह पर उपस्थित है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है, या जब डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट की गई
तो वो एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? क्लॉजेस देखेंगे यहाँ पे 5 क्लॉज हैं। ऑफ अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, एन ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर और मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, वो अग्रीव्ड पर्सन को बताएगा कि वो एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। ठीक है, अगर उन्हें लगता है अग्रीव्ड पर्सन को, यानी कि वुमन को लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, उसको सेफ्टी की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, मॉनिटरी रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, कस्टडी ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, रेसिडेंस ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। क्लॉज भी बोल रहा है ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं अग्रीव्ड पर्सन के लिए, ये इस बारे में जानकारी देगा। क्लॉज सी बोल रहा है ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी सर्विस अवेलेबल है अग्रीव्ड पर्सन के लिए इस एक्ट के अंतर्गत, इस बारे में जानकारी प्रदान करेगा। क्लॉज डी बोल रहा है ऑफ अ राइट टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, उसको इस अधिकार के बारे में जानकारी देगा कि उस अग्रीव्ड पर्सन के लिए फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी महिलाएं सामने नहीं आती, कंप्लेंट फाइल नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोर्ट कचहरी में पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, तो इस वजह से भी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती है। जबकि यहाँ पे क्लॉज डी में बताया गया है कि ऐसी महिलाओं के लिए जो अग्रीव्ड हैं, हाँ, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उनके लिए फ्री लीगल सर्विस भी उपलब्ध होती है। क्लॉज ई बोल रहा है ऑफ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC वेर एवर रिलेवेंट। ठीक है, और वो ये भी बताएगा कि आप इंडियन पीनल कोड में, यानी कि या फिर अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें आप सेक्शन 498A के अंतर्गत भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 85 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़ो है यहाँ पे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन एनी मैनर एज टू रिलीव अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ अपॉन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी बात किसी भी मैनर में पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी से रिलीफ नहीं देगी। ठीक है, मुक्त नहीं करेगी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन को लेकर। ये प्रोविज़ो जो है एक क्लैरिफिकेशन है। लॉ कहता है अगर वुमन की कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि 498A, ठीक है, या यानी कि क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, या फिर 307 IPC यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर भी इंक्लूड हो, तो पुलिस ऑफिसर की FIR रजिस्टर करने की ड्यूटी बरकरार रहेगी। मतलब पुलिस सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सिविल रेमेडीज़ बताकर फ्री नहीं हो जाएगी। अगर क्रिमिनल ऑफेंस भी बन रहा है तो उसको रेगुलर CRPC प्रोसीजर फॉलो करना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए वाइफ ने कंप्लेंट की कि हस्बैंड ने उसके साथ मारपीट की, ठीक है, तो फिजिकल एब्यूज़ आ जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंतर्गत। और अगर उसने ये भी बताया कि नाइफ से चोट पहुंचाई, तो वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि सेक्शन 307 लगेगा। तो पुलिस को 2 चीज़ें करनी होगी। पहला कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रेमेडीज़ के बारे में बताना होगा, ठीक है, सेक्शन 5 में उसकी ड्यूटी है ये। और साथ में क्या करना होगा, उसको IPC यानी कि अब भारतीय न्याय संहिता का केस भी रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, जो कि किसी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है और उसमें किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी जिक्र किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर इस ड्यूटी से वो फ्री नहीं होगा, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अलग से प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम्स। ठीक है, शेल्टर होम्स की क्या ड्यूटी होगी, क्या कर्तव्य होंगे।
If an aggrieved person or on her behalf a protection officer or a service provider requests the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home. ठीक है, कोई aggrieved person या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के बिहाफ में या सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वेस्ट पे जो शेल्टर होम का पर्सन इन चार्ज है उसको अगर वो रिक्वेस्ट करेगा या फिर उसको बोलेगा कि भैया आपको इनको जो अग्रीव्ड पर्सन है उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि उस शेल्टर होम का इंचार्ज है, ठीक है, उसको उस अग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ये किसकी ड्यूटी है? शेल्टर होम्स की ड्यूटी है। सेक्शन 7 डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की क्या ड्यूटी है? इफ़ एन अग्रीव्ड पर्सन और ऑन बिहाफ और ऑन हर बिहाफ a protection officer or the service provider requests the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facilities shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility। ठीक है, यदि कोई अग्रीव्ड पर्सन या फिर अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज को कि अग्रीव्ड पर्सन को यानी कि उस महिला को मेडिकल एड प्रदान किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल फैसिलिटी का इंचार्ज है उस अग्रीव्ड पर्सन को मेडिकल एड या फिर मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करेगा। ये किसकी ड्यूटी हो जाएगी? मेडिकल फैसिलिटीज़ की। सेक्शन 8 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से ये हमें कहाँ दिया था? सेक्शन 2 में हमने क्लॉज एन में पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसकी डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज इट मे कंसीडर नेसेसरी एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया और एरियाज विद इन विच अ प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस एक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रत्येक ज़िले में जितना कि ज़रूरी वो समझे, नोटिफाई करेगी एरियाज़ कि कौन से एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा इस एक्ट के अंतर्गत। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? The protection officer shall as far as possible be women and shall possess such qualification and experience as may be prescribed। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबसेक्शन 2 कि जहाँ तक पॉसिबल हो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे वो विमेन होंगी। ठीक है, और पजेस कर रही हो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। सब सेक्शन 3 बोल रहा है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विस की टर्म्स और कंडीशन वो होंगी जो प्रिस्क्राइब की जाए। ठीक है, या फिर अदर ऑफिसर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो उनकी वही टर्म्स एंड कंडीशन होंगी सेवाएं देने की जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 9, जो कि डील करता है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ और उनके फंक्शंस, ठीक है, उनके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 1 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लॉजेस दिए हैं जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। पहला है टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। सबसे पहला क्या है कि वो मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे इस एक्ट के अंतर्गत फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। क्लॉज बी है to make a domestic incident report to the magistrate in such form and in such manner as may be prescribed upon receipt of a complaint of domestic violence and forward copies thereof to the police officer in charge of the police station with the local limits of whose jurisdiction domestic violence is alleged to have been committed and to the service providers in that area। एक इंसिडेंट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर
मजिस्ट्रेट को, ठीक है, उस फॉर्म में और उस मैनर में, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो रिपोर्ट होगी जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। और ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की प्राप्ति पर वो जो कॉपी होगी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की, वो पुलिस ऑफिसर को देगा, ठीक है, उस ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज को देगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा वायलेंस कमिट हुआ है, ठीक है। और एक कॉपी किसको देगा? सर्विस प्रोवाइडर को। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की मजिस्ट्रेट को बनाएगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाएगा, और जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को और सर्विस प्रोवाइडर, उस एरिया के सर्विस प्रोवाइडर को एक कॉपी देगा किसकी? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मजिस्ट्रेट इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर्स क्लेमिंग रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। एक एप्लीकेशन बनाएगा उस फॉर्म में, उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब की गई है। अगर अग्रीव्ड पर्सन चाहे, ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी अपना रिलीफ क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर अग्रीव्ड पर्सन चाहे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के इशुएंस के लिए अपना रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकती है, और इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाएगा कौन? प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। क्लॉज डी, to ensure that the aggrieved person is provided legal aid under the Legal Service Authorities Act to make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made। इंश्योर करेगा अग्रीव्ड पर्सन को, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर इंश्योर करेगा कि अग्रीव्ड पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। क्लॉज ई बोल रहा है to maintain a list of all service providers providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in a local area within the jurisdiction of the magistrate। मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक लिस्ट बनाएगा, एक लिस्ट मेंटेन करेगा सर्विस प्रोवाइडर की जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर होम्स प्रोवाइड करते हैं और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लॉज एफ में क्या ड्यूटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की? टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इफ द अग्रीव्ड पर्सन सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट of having lodged the aggrieved person in shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the shelter home is situated, ठीक है। शेल्टर होम अवेलेबल कराएगा अगर अग्रीव्ड पर्सन को ऐसे शेल्टर होम की ज़रूरत है तो, ठीक है। और उसकी एक कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगा? मजिस्ट्रेट को करेगा और पुलिस स्टेशन में करेगा। कौन से मजिस्ट्रेट को, कौन से पुलिस स्टेशन को? उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर को और उस मजिस्ट्रेट को जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा शेल्टर होम जो उसने प्रोवाइड कराया है महिला को वो सिचुएटेड है, ठीक है। क्लॉज जी में क्या है? टू गेट द अग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड इफ शी हैज सस्टेन्ड बॉडीली इंजर्स and injuries and forward a copy of the medical report to the police station and magistrate having jurisdiction in the area where the domestic violence is alleged to have been taken place। तो क्लॉज डी में क्या बोल रहा है कि अग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन कराएगा यदि उसकी बॉडी पर कोई इंजरी है, ठीक है, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी किसको देगा? मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी किसको देगा? पुलिस स्टेशन को देगा और मजिस्ट्रेट को, उस मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस जो है हुआ है। क्लॉज एच क्या बोल रहा है? टू इंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ मॉनिटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर CRPC, ठीक है। इंश्योर करेगा कि जो सेक्शन 20 के अंतर्गत मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर अग्रीव्ड पर्सन को मिल गया है और एग्जीक्यूट हो गया है CRPC के में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग। क्लॉज आई बोल रहा है जो कि लास्ट क्लॉज है, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, और भी अदर ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की
ड्यूटीज़ कि उसे क्या क्या करना होगा। उसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है द प्रोटेक्शन ऑफिसर shall be under the control and supervision of the magistrate and shall perform the duties imposed on him by the magistrate and the government by or under this act। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में और उसके अंतर्गत कार्य करेगा और परफॉर्म करेगा ऐसी ड्यूटीज़ जो मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर इम्पोज की गई हैं। ठीक है, एक बार और शॉर्ट में देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो बैकबोन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोर्ट उन्हें अपॉइंट करती है जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, क्या क्या की ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी? पहला है असिस्टेंट टू मजिस्ट्रेट, फिर एप्लीकेशन फाइल करना, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करना, फिर एप्लीकेशन फाइल करना, फिर ये इंश्योर करना कि उसको लीगल एड जो है मिला है या नहीं मिला है, एक लिस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट मेंटेन करना, शेल्टर होम की व्यवस्था करवाना। ठीक है, अगर अग्रीव पर्सन को ज़रूरत है तो उसको उसका मेडिकल चेकअप करवाना, अगर उसकी बॉडी पर कोई इंजरी है तो ये इंश्योर करना कि उसको सेक्शन 20 के अंतर्गत मॉनिटरी रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, उसका आदेश मिला है या नहीं मिला है, और ऐसी ड्यूटीज़ प्रोवाइड करना जो प्रिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी किसी भी केस में निगलेक्ट नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, श्रीमती रीना मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2008 का केस है। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर है। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है? एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर है। ठीक है, वो विक्टिम की हेल्प करता है पर मजिस्ट्रेट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, यानी कि सेक्शन 9 एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी प्रोवाइड करता है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर ब्रिज का काम करता है कोर्ट और विक्टिम के बीच में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 10, जो कि डील करता है सर्विस प्रोवाइडर्स से। ठीक है, क्या बोल रहा है सब सेक्शन 1? सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ एंड वॉलंटरी association registered under the Societies Registration Act 1860 or a company registered under Companies Act 1956 and any other law for the time being in force with the objective of protecting the rights and interests of women by any lawful mean, including providing of legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स के सब्जेक्ट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, अगर कोई वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, इच्छुक एसोसिएशन है जो खुद से मतलब हेल्प करना चाहता है विक्टिम्स की, अग्रीव्ड पर्सन की, ठीक है, तो उसको रजिस्टर होना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, अगर कोई एसोसिएशन है तो, अगर कोई कंपनी है तो उसे कंपनी इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव से कि वो विमेन के राइट्स और इंटरेस्ट के लिए लॉफुल मीन्स मतलब लॉफुल तरीके से लीगल एड प्रोवाइड करेगा, मेडिकल प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और किससे रजिस्टर होना चाहिए उसको? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत उसको रजिस्टर होना चाहिए एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर दिस एक्ट। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि NGOs, वॉलंटरी एसोसिएशन एक्सेट्रा को पावर दी गई है कि वो अग्रीव्ड वुमन की हेल्प कर सके। ये हेल्प डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने, मेडिकल हेल्प, लीगल एड, सेफ शेल्टर अरेंज करने या काउंसलिंग प्रोवाइड करने तक होती है। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है। अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव
the power to record the domestic incident report in the prescribed form if the aggrieved person so desires and forward a copy thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place. ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा यदि अग्रीव्ड पर्सन चाहे, ठीक है, और उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की एक कॉपी किसको देगा, मजिस्ट्रेट को देगा और प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में जिसके अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक है, ऐसे एरिया पर जो क्षेत्राधिकार रखते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, गेट द अग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन कराएगा और उस मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी किसको देगा, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस स्टेशन को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, इंश्योर दैट द अग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर in a shelter home if she so requires and forward the report to the lodging of the aggrieved person in the shelter home to the police station within the local limits of which the domestic violence took place। इंश्योर करेगा कि अग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर होम प्रोवाइड कर दिया गया है अगर उसको ज़रूरत है तो, और ऐसे शेल्टर होम प्रोवाइड करने की रिपोर्ट किसको देगा, पुलिस स्टेशन को देगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर who is deemed to be acting or purporting to the act under this act for anything which is done in good faith or intended to be done in the exercise of powers or discharge of function under this act towards the prevention of the commission of domestic violence। कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी। ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर के किसी मेंबर के अगेंस्ट में लाई नहीं करेगी जो कि इस एक्ट के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है या वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि अग्रीव्ड पर्सन के लिए गुड फेथ में है, गुड इंटेंशन से उसने कुछ ऐसा कार्य किया है। ठीक है, या फिर उसने डोमेस्टिक वायलेंस को होने से बचाने के लिए कोई फंक्शन डिस्चार्ज किया है, कोई अपनी पावर का यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी। क्लियर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि सर्विस प्रोवाइडर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तभी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। मतलब हर एनजीओ या पर्सन अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर कहकर रिपोर्ट नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को ही ये राइट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझेंगे। अगर एक वुमन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट करती है और वो एक रजिस्टर्ड एनजीओ के पास जाती है, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, ठीक है, तो एनजीओ उसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट या शेल्टर होम अरेंज करेगा, कोर्ट उस रिपोर्ट को प्राइमरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 11। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। The central government and every state government shall take all measures to ensure that। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट सभी मेजर्स लेंगी और ये इंश्योर करेगी कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस को वाइडली उनका पब्लिसिटी किया जाए थ्रू पब्लिक मीडिया, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि एक्ट को वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी करे। ठीक है, चाहे पब्लिक मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, रेडियो हो या गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि जनरल पब्लिक को, इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, आम जनता को पता चले कि उनके पास डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लीगल रेमेडी अवेलेबल है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज आर गिवन पेरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यूज एड्रेस्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट को
जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, काउंसलर एंड अदर स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कैसे बिहेव करना है और विक्टिम को जस्टिस कैसे दिलाना है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द services provided by concerned ministries and departments dealing with law, home affairs, including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted. गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस, हेल्थ, वेलफेयर, ठीक है, NGOs के बीच कोऑर्डिनेशन हो जिससे विक्टिम को जल्दी रिलीफ मिले। और स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा। क्लॉज डी क्या बोल रहा है? प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज concerned with the delivery of services to women under this act including the courts are prepared and put in place। यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि क्लियर प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए। ये प्रोटोकॉल्स बनेंगे और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए, उन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के लिए जो वुमेन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, कोर्ट्स। मतलब हर डिपार्टमेंट को अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिलना चाहिए ताकि विक्टिम को रिलीफ देने में डिले ना हो और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई विमेन कंप्लेंट करती है, ठीक है, तो एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल होगा। कंप्लेंट लेना, प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना, FIR रजिस्टर करना अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल होगा कि फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल होगा कि फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करना। कोर्ट का एक प्रोटोकॉल होगा कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में कंसीडर करना। ये सब प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट बनाएगी और इन्फोर्स करेगी। एक और एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। अगर गवर्नमेंट ने एक्ट का अवेयरनेस कैंपेन न्यूज़पेपर, ठीक है, ये पब्लिसिटी की बात हो रही है, न्यूज़पेपर और TV पर चलाया है, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर हेल्प ले सकती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और केस लॉ है यहाँ पे, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। ठीक है, 2013 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक क्या है? एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिवली इंश्योर करना चाहिए कि इस एक्ट की इंफॉर्मेशन और रेमेडी सब तक पहुँचे। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चैप्टर 2 क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे चैप्टर 4 जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग और ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। ठीक है, तो ये हम कल कवर करेंगे। मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।